बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। सर्दी हो गई है दोबारा से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच में सर्दी एक दो दिन कम हुई थी और धूप शूप निकल रही थी, अच्छा वेदर, प्लेजेंट वेदर मिल रहा था। लेकिन आज सुबह से ये हेज़ी है वेदर। आई थिंक आज बारिश होगी, पता नहीं, मैंने अपना फ़ोन चेक नहीं किया। महकमा मौसमियात क्या कह रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्दी से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपने इख्तियार करने हैं। मैं तरीके बार बार बताती हूँ लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता, वायरल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं सबके। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है सुबह सुबह क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हमारे क्रिकेट में कुछ ना कुछ हैपनिंग रहती है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत अब महज एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रही, बल्कि समहाउ या पॉलिसी सतह के ऊपर, सफारतकारी के हवाले से अगर हम डिस्कस करें या आलमी क्रिकेट के हवाले से अगर डिस्कस की जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हो चुकी है और इनफैक्ट एक बहुत संजीदा मसला भी बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ICC के मुबैना जो दोहरा मयार है, भारत को दी जाने वाली खुसूसी सहूलतें हैं और बांग्लादेश की वर्ल्ड कप से बेदखली जैसे निकात खुलकर सामने आए। और एक तरफ पाकिस्तान को शिरकत ना करने की सूरत में भारी जो माली नुकसान का सामना है, तो दूसरी जानब भारत के खिलाफ मैच ना खेलने की सूरत में ICC को भी बड़ा मौशी झटका लग सकता है, जबकि पाकिस्तान को भी 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, उनकी वज़ीर आज़म से एक मुलाकात हुई है जिसमें तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक किया गया है। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। दूसरी जानिब जी, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, BCCI के नायब सदर जो आपको पता है राजीव शुक्ला, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश की हिमायत करने पर पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बगैर किसी वजह के इस मामले में मुदाखलत कर रहा है और बांग्लादेश को उकसा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पे खड़ा रहेगा या इस आलमी निज़ाम का हिस्सा बनेगा, जो सबके लिए एक जैसा तो नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले वाले सारे उसमें मामले में मुदाखलत कर रहा है, ये तो हर मामले में मुदाखलत करते आ रहे हैं आज तक, चाहे वो क्रिकेट है या हमारा मुल्क है। तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा अगर असूली मौक़िफ़ पे कायम है तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। लेकिन अब इस पर क्या ऑप्शन ज़ेरे गौर आई हैं, क्या हुआ है और क्या हो सकता है। नवीद खोकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए बड़े एक्साइटेड हैं जी, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कुछ हमारी असूल हैं, कुछ हमारी पॉलिसीज़ हैं जिसको हमने रखना है मद्देनज़र। कल की मीटिंग में मैं चाहूँगी आपका एनालिसिस, जो ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं जुम्मे या पीर तक फाइनल जो वर्डिक्ट है इस हवाले से आएगा, लेकिन उससे पहले जो ऑप्शंस रखे हैं आपके मुताबिक ये ऑप्शंस किस हद तक प्रैक्टिकल है? थैंक यू सो मच अर्मिला। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम लोगों को बड़ा इंजॉय करना चाहिए। इंडियन मीडिया जो ववेला मचा रहा है, इंडियन मीडिया जो बातचीत कर रहा है, जिस तरह से उनकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है, मैं तो यकीनन बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सारे मामले के अंदर। क्योंकि आज से पहले एक अकेला चौधरी होता था इंडिया पूरी दुनिया में क्रिकेट का। पाकिस्तान शोर मचाता था, पाकिस्तान कहता था कि ऐसा मत करें, आप दुनिया का कोई एक बोर्ड पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन शायद मजाक बनाया जाता था। अब वही चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं इंडिया की तरफ से। मैं कल वाली मीटिंग पे भी ज़रूर बात करूँगा। थोड़ा सा अगर आप राजीव शुक्ला की जो बात कर रही थी, वो जो कहते हैं मुदाखलत कर रहे हैं, आप मुदाखलत आपने उस वक्त नहीं की थी जब आपने बिग 3 बनाया था, जब आपने पूरी दुनिया में आपने अपने 3 अलग से मुल्क बना लिए थे और अपनी मर्जी की क्रिकेट चलाना चाहते थे। इंडिया ने उस वक्त मुदाखलत नहीं की थी। आपने किसी मुल्क को नहीं उकसाया था क्या? आपने उस वक्त किसी मुल्क को नहीं उकसाया कि जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई थी और आपने श्रीलंका को कहा, आपने अफगानिस्तान को कहा, आपने बांग्लादेश को कहा कि आप इनकार कर दें पाकिस्तान जाने से। हमने तो नहीं कहा कि आपने किसी मुल्क को उकसाया, आप किसी को सपोर्ट करें, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला एक किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं कि जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर, ये पाकिस्तान है और ये 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है, ये अब आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है। राजीव शुक्ला साहब,
अब तो मेरा ख्याल है आपको वो वक्त याद ही सिर्फ आप ख्वाब भी देखते होंगे। मतलब मेरा ख्याल है कि आजकल जो आईसीसी के चेयरमैन है ना शाह साहब, मेरा ख्याल है वो रात को जब सोते होंगे तो रात को एकदम से हड़बड़ा के सुबह उठते होंगे, पाकिस्तान मान गया वर्ल्ड कप आने के लिए, लेकिन फिर उन्हें ये जहन में आता होगा नहीं यार मैं तो ख्वाब में था कि पाकिस्तान ने अभी तक कैटेगोरिकली नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं, बड़े बुरे दिन चल रहे हैं इंडिया के, और स्पेशली साथ में आईसीसी के। और अब आप बढ़ेंगे सर आपकी वो उस बात के ऊपर जो कल मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो यकीनन मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो अमूर हैं वो सामने रखें प्राइम मिनिस्टर के सामने कि ये सूरत हाल है इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है, इंडिया क्या चाह रहा है, आईसीसी क्या कर रहा है। आईसीसी नॉट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये तो स्पेशली इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनती है जो बेसिकली वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, अब शायद वक्त बड़ा तेजी से बदल रहा है। अब पाकिस्तान बड़ा एक मजबूत स्टेक होल्डर बन गया हुआ है। सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब ने बताई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ये बात की है कि तमाम मामला को जल्दी से जल्दी हल कर लें ताकि वो कुछ हो जाए। पाकिस्तान ने अब डिसीजन लिया है कि आपने जुम्मे या सोमवार वाले दिन फैसला करेंगे। बड़ा इस बात के ऊपर अलग से पंच लाइन्स बनती हैं जो यकीनन इंडियन मीडिया चलाता है कि पाकिस्तान ने एक और गेम खेल दी है कि अब अगर आप इनकार भी कर देते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा कि आप युगांडा की टीम को भी शामिल कर लें उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया है, एक अच्छा स्टैंड लिया है। आप हमेशा हक के साथ थे, आज आप फिर हक के साथ खड़े हुए हैं कि बांग्लादेश को बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। और इवन विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफी कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो है ना जो बीसीसीआई की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि आए फिर लड़ ले, आपने अगर ऐसे ही करना है। एंड आई बिलीव दिस इज़ द राइट स्टांस, और हम ज़रूर सपोर्ट करते भी आए हैं। जब हमने पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा और अब वर्ल्ड कप भी बड़े इवेंट्स हैं, पाकिस्तान एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है। अगर हमें नुकसान होगा माली तो आई बिलीव कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैचेस होते हैं उस पे आईसीसी समेत दुनिया भर के अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो लोग हैं, और इवन इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, थ्रिल ही पाकिस्तानी टीम की वजह से है इन बड़े टूर्नामेंट्स में। आप कैसे पाकिस्तान को आउट करने की सोच भी सकते हैं? हाँ नहीं, वो तो पाकिस्तान को आउट करने की कभी नहीं सोचेंगे अरमला, लेकिन ये हमारी तरफ से चले एक बात चल रही है कि पाकिस्तान शायद इनकार कर दे वर्ल्ड कप में जाने से, या फिर वर्ल्ड कप में चला जाए और इंडिया के मैच में इनकार कर दे। अमला अगर सिर्फ इस बात को देख लें, पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, जो इनकम आती है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलती है या सिर्फ इंडिया को नहीं मिलती। वो जब आप पूरा इवेंट होता है, वर्ल्ड कप हो जाता है, उसके अंदर जितने भी पैसे आते हैं, जितना प्रॉफिट होता है, तो आईसीसी वो तकसीम करता है अपने तमाम जो खेलने वाले ममालिक हैं उनमें, और स्पेशली जो नहीं खेलते वहां पे क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। अब वो ममालिक जो नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, इन 20 कंट्रीज के अलावा जो मुल्क तकरीबन 100 के करीब ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं पर T20 और ODI खेलते हैं, तो उन ममालिक में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए भी पैसा खर्च होता है। तो अगर पाकिस्तान इनकार करता है इंडिया की मैच से या वर्ल्ड कप में जाने से, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगा, बहुत बड़े तादाद में बहुत बड़ा इंपैक्ट जाएगा इसका आईसीसी के उन सारी फंडिंग्स के ऊपर जो आईसीसी खुद अपने सिस्टम को चलाने के लिए रखता है, अपने नेटवर्क को चलाने के लिए रखता है, और स्पेशली उन ममालिक के ऊपर भी कि जो वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो भी। पाकिस्तान का होना ना होना बहुत मायने रखता है। वो वक्त ये कि जब ये कहा करते थे कि इंडिया नहीं होगा तो ये होगा, अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप पैसा नहीं कमा सकेंगे। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो रेटिंग कहां से लाएंगे? आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच से लाएंगे, आप न्यूजीलैंड के इंडिया के साथ मैच से लाएंगे, आप श्रीलंका के अफगानिस्तान के साथ मैच से लाएंगे। वो रेटिंग आपको कहीं से नहीं मिलती है। वो एक रेटिंग है और वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही डेवलप करता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही जनरेट करता है वो इनकम के, जो आईसीसी को भी चाहिए होती है, जो तमाम बोर्ड्स को चाहिए होती है, और जो पूरी दुनिया में क्रिकेट छोटे ममालिक के खेलने वाले उनको भी चाहिए होती है। आई थिंक पाकिस्तान जुमे या समार वाले दिन ये फैसला कर लेगा कि आप वर्ल्ड कप में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप वर्ल्ड कप में जाएंगे और खेलेंगे। बट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला जो मैच है उसके हवाले से जरूर अभी भी शिशोपंच में मुब्तला है पाकिस्तान इस मामले पे कि किस तरह से इस मामले को देखा जाए, किस तरह से आप बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करें। एक सिलसिला तो कल हमें देखने को भी मिला कि कहा गया कि आप स्याह पट्टियां बांध के जाएंगे, ठीक है, पूरी दुनिया देखेगी। आई थिंक मैं किसी फॉर्मर क्रिकेटर की एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, नवीद आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान को चाहिए कि बांग्लादेश जैसी किट्स डिजाइन करे और फिर इंडिया में जाके खेले। ये कोई फॉर्मर क्रिकेटर ने भी मशवरा दिया, आई बिलीव, या सिर्फ उम्मीद थे शायद।
जी बिल्कुल। नहीं, आप कर सकते हैं। आप तो, मैं एक और चीज भी मैं इसमें एडअप कर लूं, आप स्याह पट्टिका बांध के जब जाते हैं तो पूरी दुनिया देख रही होती है, तो पूछा जाता है क्यों है, क्या है, तो आप इंडियन स्पेशली इस तरह की हरकतों को आप बेनकाब कर सकते हैं। पोस्ट मैच, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपसे सवालात पूछे जाते हैं, आप उसमें भी एक्सपोज कर सकते हैं। मैं यकीनन ये बात जरूर चाहूंगा, और पूरी दुनिया में ये बात चल रही है, ट्रेंड भी चलने शुरू हो जाएंगे होपफुली बहुत जल्दी, कि जब पाकिस्तान का मैच हो इंडिया के साथ, या पाकिस्तान के नीदरलैंड के साथ, अमेरिका के साथ, नमीबिया के साथ, किसी के साथ भी मैच हो, तो आप पाकिस्तान के झंडे के साथ बांग्लादेश का झंडा भी लेकर जाएं वहां ग्राउंड में, वहां जाएं और वो लहराएं, वहां पे बांग्लादेश की कमी महसूस ना हो कभी भी कि बांग्लादेश वहां मौजूद नहीं है। हर मामले पे, हर स्टेज के ऊपर आपको एक्सपोज करना होगा इंडिया को। ये देखिएगा वो वक्त दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया इस पे बात करेगी। आज तो पाकिस्तान पहले करता था, फिर बांग्लादेश ने करना शुरू की, अब पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करेगी। ये इस वर्ल्ड कप को गुजरने दें। आप जब आपने देखा कि वर्ल्ड कप होता है इंडिया में, या कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट इंडिया में होता है, तो बड़ा तनाजात से भरा हुआ होता है। और मतलब कभी हमने ये वक्त नहीं देखा इससे पहले कि कहीं वर्ल्ड कप हो रहा हो या कोई चैंपियन ट्रॉफी हो रही हो, तो आप ना बात करते थे मुख्तलिफ कंट्रीज की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कौन सा मुल्क ज्यादा अच्छे बैटिंग में है, कौन बॉलिंग में बहुत अच्छा है, किसके जो विकेट कीपर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, कौन सा खिलाड़ी ज्यादा रन बनाएगा, कौन ज्यादा विकेट्स लेगा। ये वाहिद इंडिया के इवेंट्स होते हैं कि जब आप तनाज़ात से निकलते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का मुल्क है कि जहां पे आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी महफूज नहीं है। अभी रिसेंट पास्ट में आप देख ले, ऑस्ट्रेलियन लड़कियां जो ऑस्ट्रेलियन टीम गई हुई थी, उनके साथ जो हरकत हुई, अभी 25 दिसंबर को देखें क्रिसमस के ऊपर जो हरकतें हुई। आई थिंक अभी को वायरस भी आ गया इंडिया में, जिस पे बात हो रही है कि जी बड़ा तेजी से फैल रहा है, क्वारंटीन भी किया उन्होंने काफ़ी लोगों को। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी या क्रिकेटर्स या जो भी टूर्नामेंट कराना, वो भी एक खतरे वाली बात तो है। आई बिलीव इंडिया को पहले अपने इंटरनल मसले तो हल कर लेने चाहिए, ना कि पहले वो इस चीज़ों पर रहे कि कौन सी टीम आएगी, कौन सी खेलेगी। एग्जैक्टली और जो जिसकी निपा वायरस की आप बात कर रही हैं, उसके हवाले से जो लोकल मुंतजमीन हैं कोलकाता के और दीगर जो जिन शहरों में के अंदर मैचेस ये हो रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये बात कही है कि आप कोई भी एडवाइजरी जारी करने से पहले हमसे कंसर्न कर लें, जो उनका होम डिपार्टमेंट है उनसे कंसर्न कर लें, और वो एडवाइजरी जारी करें कि जो इम्पैक्ट ना डाले आपका वर्ल्ड कप के ऊपर। ये एक बड़ी यकीनन अच्छा नवीद, मेरे पास लास्ट मिनट है, आई वांट कि आप जल्दी से इस स्क्वाड के ऊपर भी अपना तज्जिया दे दें। जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है आपके नज़दीक, क्या ये बैलेंस स्क्वाड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बैलेंस तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये है, देखें शादाब को जब आप अचानक से शामिल कर लेते हैं, ख्वाजा नाफे जो पिछले पूरे एक साल में आपको नजर नहीं आती, आप उनको शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान की क्या गलती थी? आज तक आपके पास उनके मुकाबले का कोई विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद नहीं है। हारिस रऊफ को आपने बाहर कर दिया है। मेरा ख्याल है बहुत सारे इशूज हैं स्क्वाड के अंदर के जिनके ऊपर बात की जा सकती है और जिनको सेटल डाउन होना चाहिए था बिफोर वर्ल्ड कप। आपने बहुत लेट स्क्वाड अनाउंस किया, फिर भी अगर इस तरह का आई थिंक स्क्वाड आप अनाउंस करेंगे तो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया जो बड़ा मैच होने जा रहा है, यकीनन अगर पाकिस्तान उसमें शिरकत करता है तो फिर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। हम सिर्फ पॉलिटिकल साइड पे बात नहीं करेंगे, अगर आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब भी आप दुनिया को शायद अपना मैसेज अच्छे से नहीं दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया। नवीद खोकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। फ्राइडे या मंडे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसाइड करता है इस वर्ल्ड कप को लेकर, और फिर हम आपके साथ मजीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब इस वक्त मुल्क में जो सर्दी की शदीद लहर है उसके हवाले से बात करेंगे, जहाँ दर्जा हरारत ने कई साल के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। ज़िंदगी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो बुरे तरीके से मुतासर हो चुके हैं। बालाई इलाकों में नुक्ता इंजमात तक कई दर्जे नीचे दर्जा हरारत है। मुसलसल बर्फबारी बारिश ने ना सिर्फ सफरी निज़ाम बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दबाव में डाला है। ऐसे में महकमा मौसमियात की जानिब से जी मगरबी हवाओं के एक और ताकतवर सिस्टम की प्रोडक्शन की गई है, जो बलोचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब तक असरअंदाज होकर सूरत हाल को मज़ीद सेंसिटिव भी बना सकता है। पाकिस्तान में जहां हर साल बदलते मौसम की हम बात करते हैं, कमज़ोर शहरी प्लानिंग की बात करते हैं, और फिर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के बायस जो मौसमी एमरजेंसी है एक संजीदा नेशनल इशू बनता जा रहा है। क्या यह महज एक वक्ती मौसमी लहर है या पाकिस्तान
एक मुस्तकिल मौसमी पैटर्न की तब्दीली के दहाने पे खड़ा है। इस पे हम बात करेंगे। अंजुम नज़ीर सैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं इन वेदर पैटर्न्स का के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज इस बार हमने सुना था जब सर्दी आनी कि जी शदीद सर्दी आएगी और ये पैटर्न बदलेगा, सबसे ज़्यादा सर्दी हम एक्सपीरियंस करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। हमें एक ओवरव्यू भी दीजिएगा कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है और मज़ीद क्या सर्दी बढ़ेगी या ये पैटर्न कैसा रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं दो बातें यहाँ पे आपके साथ क्लैरिफाई कर दूं। नंबर वन के कोई शदीद सर्दी नहीं आप इसको कह सकते। ऑफ कोर्स सर्दी का मौसम है और सर्दी ऐसे ही होती है। शदीद अच्छा। सर्दी की हम बात उस वक्त करते हैं कि जब कोई रैकेट ब्रेक होते हैं, तो अभी तक कोई रैकेट ब्रेक नहीं हुआ, अपने मामूल के हिसाब से सर्दी है। दूसरे नंबर पर एक बात जो है वो रवां सर्दियों के आगाज से पहले ही सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल थी। इस साल पता नहीं क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल और अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स आने वाले हैं। तो जनाब अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब तक का जो स्नोफॉल था या रेनफॉल है, इट इज़ गोइंग टू बी एवरेज, अपने एवरेज के हिसाब से है, क्योंकि हमारा जो नवंबर या दिसंबर था दैट वाज ड्राई। तो अब अगर जनवरी में 1 से 2 हमारे पास इवेंट हुए हैं तो दैट इज़ नॉट रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट, ऑल दो कि जब सर्दी होती है तो ऑफ कोर्स सर्दी तो होती है, तो लेकिन कोई रैकेट ब्रेक्स नहीं है। और जहां तक आपने दूसरी बात की कि मौसमियाती पैटर्न्स की वजह से हम जो प्रॉब्लम में हैं, तो यस ऑफ कोर्स कि हमारे पास जो स्नोफॉल अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट होती थी, अब उसका दौरानिया जो है वो डिले होता जा रहा है। लास्ट ईयर हमने पहली स्नोफॉल जो है वो फैब में जाकर देखी थी, एंड ऑफ फैब। इस साल फिर कुछ बेहतर रहा कि हमें जनवरी या दिसंबर के एंड में भी कुछ स्नोफॉल नजर आई। तो जब याद रखिएगा कि दिसंबर या जनवरी में जो हमारे पास स्नोफॉल होती है वो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं या जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर्स हैं उनको तकवीत बख्शती है। लेकिन अगर हम फैब में ही ये स्नोफॉल देखते हैं तो फिर उसका रन ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर जमती नहीं है, वो पिघलना शुरू हो जाती है और फिर हमारे दरियाओं में पानी बढ़ता है। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये जो रिजर्वायर्स हैं जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनके लिए खातिर खा वो बेहतर नहीं होती है। अच्छा, मेरा भी मकसद जो कहने का वो यही था कि पैटर्न्स में तब्दीली, ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तो मैंने भी जिक्र नहीं किया, आपने क्लैरिफाई कर दिया, उसके लिए शुक्रिया अंजुम साहब। लेकिन आई बिलीव कि हमने हर साल ये देखा है कि जो समर्स है उनका ड्यूरेशन भी बढ़ा हुआ है और फिर सर्दियाँ भी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं और उनको भी हमने डिले या शिफ्ट होते हुए देखा है। ये वेदर पैटर्न्स आपके नज़दीक ये भी कोई ऐसे खास चेंज नहीं है, ये सिर्फ हमारी एजम्पशन है या सोशल मीडिया पे अफवाहें ही हैं? नहीं जी, ये तो ऑफ कोर्स आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वर्बिलिटी में टॉप 10 में आता है और आई थिंक हमारा नंबर 4 या 5 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं, नो डाउट ये पिछले हमने 15 साल से हम इसको देख रहे हैं कि इसमें शिफ्टिंग नज़र आ रही है। यानी कि हमारी जो विंटर की जो रेनफॉल या स्नोफॉल है वो डिले हो रही है, टाइम पीरियड उसका शॉर्ट हो रहा है। हमारी सर्दियां जो है वो उसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो रहा है, सर्दियां आप यूँ कह सकते हैं श्रिंक हो रही हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि यहाँ सर्दी खत्म हुई, यहाँ पर गर्मी आ गई, यानी कि बाहर का सीजन भी सम टाइम जो है वो गायब हो जाता है। हमारी सर्दियां कम हो रही हैं, गर्मियां प्रोलॉन्ग हो रही हैं, और गर्मियों में जो हमारे वेदर पैटर्न्स या रेन इवेंट्स हो रहे हैं वो भी विगरस होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये हम आइंदा आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी अब कुछ प्रिडिक्शंस हैं भी कि एक और ताकतवर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंटर हो रहा है जो कि असर करेगा, इस हवाले से क्या बता सकते हैं हमें? देखें जी, ये जो सिस्टम की बात हो रही थी ये असरअंदाज हो रहा है। ये 25 तारीख से जो है वो इसने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया था। कल भी हमने जो है कोयटा सिटी में जो है सिटी में 4.8 इंच बर्फबारी देखी, जो कि एक अच्छी सीजनल स्नोफॉल है कोयटा सिटी के लिए। और जब कोयटा सिटी में इतनी है तो ऑफ कोर्स पहाड़ों पर ज़्यादा है, तो इससे ये है कि जो हमारे फ्रेश वाटर के रिजर्वायर जो बलूचिस्तान में अक्सर हमें प्रॉब्लम रहता है, कोयटा सिटी में स्पेशली, कि वहाँ पर जो पानी पीने का है वो जाहिर है हम ग्राउंड से निकालते हैं ट्यूबवेल्स के जरिए, और उसमें जो है उसका लेवल भी बहुत नीचे चला गया है, तो ये उसको तकवीत बख्शेगा। इसके साथ साथ जो है कल मरी में भी अच्छी स्नोफॉल हुई, मालम जप्पा और केपीके के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर, इवन कश्मीर में बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई। दैट इज गुड फॉर अस।
ठीक है, तो अब ज़ाहिर है आप लोगों की बाकी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन रहती होगी। अंजुम साहब, इस कोऑर्डिनेशन का आउटपुट कैसा रहता है? बिकॉज आई बिलीव कि जैसे जैसे ये पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमारा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या वैसे भी कम्यूट या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चैलेंजेस उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई वेदर की अप्रोच होती है तो चार चार दिन या 3 से 5 दिन के दरमियान में जो है वो एडवाइजरी इशू की जाती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिफोर टाइम जो है वो आगाह कर दिया जाता है। और नो डाउट इस साल जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशंस थी उसने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो कोप अप किया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि मरी में एक सीवियर स्नोफॉल हुई लेकिन कोई इंसिडेंट हैपनिंग नहीं हुई है। तो दिस इज गुड फॉर अस, ऑल ऑफ अस, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की लोकल पुलिस और शहरियों ने एक साथ एक दूसरे का ताउन किया और कोई इंसिडेंट हैपनिंग नहीं हुई। जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा था कि काफ़ी सारी जनवरी में एक स्नोफॉल इवेंट हुआ था और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड अंजुम साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग दीज वेदर पैटर्न्स? देखिए, एक बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अब जो वेदर पैटर्न्स हैं उनमें दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक शिफ्टिंग हो रही है, दूसरा इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वट एवर वो सर्दियों के वेदर पैटर्न हो या गर्मियों के हों, सर्दियों में स्नोफॉल और रेनफॉल जो है वो शॉर्ट स्पैन में हो रही है और उसकी शिद्दत बढ़ रही है। लाइक वाइज गर्मियों में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे मॉनसून के जो वेदर इवेंट्स होते हैं वो भी विगरस होते जा रहे हैं, उनकी भी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, पर टाइम पीरियड जो है वो स्मॉल होता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को जो है वेदर पैटर्न्स के हिसाब से ढालें, अडॉप्टेशन करें। इसके लिए जो है वो सबसे पहले तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इसमें हमें सब शहरियों को एक दरख्त या एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी आबियारी करनी चाहिए। सिर्फ पौधा लगा के अपना हक पूरा नहीं हो जाता, उसको तनावर दरख्त बनाना है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम इस तरह के जो वेदर पैटर्न्स हैं उनका सामना करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंजुम नज़ीर ज़ैगम हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली है उसके हवाले से, और उनके मुताबिक जी इस साल कोई ऐसी एक्सट्रीम सर्दी नहीं आई लेकिन वेदर पैटर्न्स तो बदल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हम, जहां पे तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं। पाकिस्तान ने भी इस दौर में एक अहम कदम उठाया है। आइंदा तालीमी सेशन से जी इस्लामाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है। जहां नर्सरी से जो 5th ग्रेड है उस तक AI बतौर नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जबकि मिडिल और हाई सेकेंडरी सतह पर इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये फैसला समहाउ एक ऐसे टाइम पे है जब आलमी सतह पर रोज़गार हो, तालीम हो, मईशत हो, उसका इन्हिसार डिजिटल स्किल्स के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे तालीमी इदारे, हमारे टीचर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस जदीद और टेक्निकल सब्जेक्ट को मौसर अंदाज में पढ़ाने के लिए तैयार है? इस पर हम बात करेंगे। असद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच असद साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन लूँगी इस पर। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आप और मेरी कई दफ़ा बात हो चुकी है, इसको स्कूल्स के ऊपर और इस्लामाबाद के अंदर जो इन्होंने एक आइंदा तालीमी सेशन के अंदर पढ़ाने के हवाले से कहा है, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए अरमला, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन हमें 2-3 चीजें समझ लेनी चाहिए। देखिए, एआई कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें एआई का बूम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आप, मैं और हम अब सब एआई के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अरमला, ये जो प्रोग्रेस हो रही है ना, ये बहुत अरसे से हो रही है। मुझे याद है 2023 में मैं एक आर्टिकल लिख रहा था और मैं सोचा था कि यार इतनी ज्यादा प्रोग्रेस सिर्फ एक साल में जनरेटिव एआई में हो चुकी है और हम उस वक्त तक उस पर बात भी नहीं कर रहे थे, और अब हम 2026 में बैठे। एक तो मेरा कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न ये है कि अभी मैं एक बहुत हाई लेवल पैनल पे था और उसमें हमारे साथ कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स थे, और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, और जो कि मैं भी उससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब पूरा का पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा विद द एआई। तो एआई एज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट इन एजुकेशन अब नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था, आई एम श्योर आप भी जब पढ़ रही होंगी,
तो हमारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में ये चीजें होती थी कि कंप्यूटर में माउस क्या करता है, कीबोर्ड क्या करता है, और फिर वो काफी सालों तक वही चीजें रही कि आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि माउस क्या करता है, कीबोर्ड क्या करता है, माउस के नीचे एक बॉल होती है। तो वो एक जो सप्लीमेंट्री एडिशन ऑफ ऑफ कंप्यूटर कोर्स हमने एजुकेशन या कोर्सेज हमने डाला हुआ कोट एंड कोट अपनी एजुकेशन में, अब वो एआई के साथ हम कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जो मेन फंडामेंटल सिस्टम है एजुकेशन का वो चेंज हो गया है। अब ऐसे मैं बहुत यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ और वहाँ पे टॉक्स वगैरह देता हूँ, लेक्चर्स वगैरह करता हूँ, तो उसमें जो एक चीज मुझसे हमेशा जो वहाँ की फैकल्टी है वो ये पूछते हैं, देखें जी हम स्टूडेंट्स को काम देते हैं तो वो जीपीटी से करके ले आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपकी असाइनमेंट्स ऐसी हैं ही क्यों कि वो जीपीटी से हो सकती है? अगर तो आपकी असाइनमेंट किसी भी एक एआई टूल से बहुत आराम से हो सकती है तो फिर आपकी असाइनमेंट फेल है, फिर वो जो हमारा एजुकेशन का काम है वो फिर अपग्रेड होने वाला है। क्योंकि अगर तो जनरेटिव एआई स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी तो वो उसको किस तरह हेल्प करना है वो हमने डिसाइड करना है इन अ फॉर्मेटिव वे। ये नहीं हमने करना कि वो जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है उसमें हमने रिप्लेस करके अपना जो काम है उसमें एक अडंडम लगा दिया एआई का। जिस तरह आई एम नॉट सेइंग कि बुरी बात है जो अभी हम कर रहे हैं, बहुत दिस इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप, राइट, बट इससे कहीं आगे जाके हमें सोचना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल सिस्टम है एजुकेशन का, जो बेसिस है, क्या वो एट पार है विद द न्यू एआई टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यू सो राइट अर्शद, आपने अभी जो बात की है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इवन हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे टीचर्स क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? क्योंकि हम तो अपने बेसिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना स्ट्रगल करते हैं। वी टॉक अबाउट कि हमारे टीचर्स की इतनी ट्रेनिंग्स नहीं है, हम अपने टीचर्स को उस तरीके से एजुकेट नहीं या ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्ट नहीं करता इन सारे टूल्स को। सो हमें तो ओवरऑल इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम एक, जैसे आपने खुद भी कहा कि सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट के तौर पे तो इंट्रोड्यूस कराना अच्छी बात है, लेकिन ये उतना ज़्यादा उस लेवल के ऊपर नहीं हम लेकर जा सकते जितना ये एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्मिला, और मैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट आई थिंक शायद ये भी सोचो, आई एम अज्यूमिंग नाउ, ये मेरी असम्पशन है, शायद ये भी सोच हो सकती है कि हम यहाँ से शुरू करें और फिर इसके बाद आगे चलें, राइट? क्योंकि अचानक से आप एक फंडामेंटल चेंज तो नहीं लेके आ सकते, वो ऑब्वियसली यू हैव टू फेज इट आउट। तो ये अगर तो ये सोच है कि हम यहाँ से इंट्रोड्यूस कराएं और फिर इसके बाद आगे चलें और फिर फंडामेंटल जो बेसिस है एजुकेशन की उस पर काम करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं मेरे जहन में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप और मैं इसी मुल्क में इसी सिस्टम में पले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये डर जरूर है कि शायद ऐसा ना हो, और शायद ये सिर्फ ये सोच के कि हमने एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया, दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ, हम आगे चले जाएं, और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। उसकी वजह देखें अर्मिला बहुत सिंपल सी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं अमनी और आपके देखने वालों के लिए, कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं ना, स्पेसिफिकली हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि फील्ड कोट एंड कोट एजुकेशन की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ या उससे पहले आनी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया हमने सीखा, ठीक है, सोशल मीडिया पे हमने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, हमने बुरे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। 2018-19 के बाद जब हमें अंदाजा हुआ कि यार डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन तो लोगों की जान ले सकती है, तो फिर हमने उस पर लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि यार ये हालांकि जो मिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो 2012-13 से उसके पहले मुझे याद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 2013 का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो डिसइंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए मसला है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, किसी एक मुल्क के नहीं, ह्यूमन सोसाइटी के लिए वो एक इटर्नल थ्रेट, ये उन्होंने कहा था। तो हमने सोशल मीडिया वो इग्नोर कर दिया, हमने फिर सोशल मीडिया से सीखा, फिर हमने अब जाके ये सोचना शुरू किया कि हाँ सोशल मीडिया पर डीप फेक भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। तो सिमिलरली एआई, अब एआई से इस वक्त बच्चे हमारे मतलब सीख रहे हैं, वो उससे बात कर रहे हैं, वो उसी माहौल में पल बढ़ रहे हैं जहाँ पे उनके बच्चे, उनके एजुकेशन के गार्डियंस ने, उनके टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया हुआ है एआई से सीखना। तो अब ये वाला वो टाइम है जब आप एजुकेट करेंगे अबाउट जनरेटिव एआई प्रैक्टिसेस एंड व्हाट नॉट। इसके बाद जब वो सब कुछ हो जाएगा तो फिर एजुकेशन नहीं आएगी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो ये वाला एक मुझे डर होता है हमेशा, जो कि हमने देखा भी है, ऑब्वियसली हमारे सामने भी हुआ है। और वही बात है कि जब एक चीज़ स्टार्ट में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या दुनिया में ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस्ड है, हम उसको आगे लेके चल रहे हैं, अगर हम उसके प्रोज एंड कॉन्स अभी से नहीं बताएंगे या उसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे, तो वही आई बिलीव
कि जब सब कुछ हमारे हाथों से निकलेगा फिर हमें याद आएगा कि हमें एजुकेट भी करना है समहाउ। असद, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है, आई बिलीव कि हमने AI को अगर हम एजुकेशन का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में इसको एक स्किल के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन फोकस की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट के ऊपर अगर चले हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, बट आई बिलीव दिस इज़ अ प्रॉपर स्किल कि आपने एक बच्चे को ये स्किल सिखाना है। डू यू थिंक, आपके ख्याल में कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन या AI को एज अ स्किल सिखाना भी समहाउ हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है? बहुत जरूरी है अरबला। अच्छा, ये तो हम अभी स्कूल की बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे भी हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में इसलिए जरा थोड़ा सा ज्यादा वो हम उस शायद सामने नहीं आता मीडिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपने तौर पे भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकती हैं। तो आई नो फॉर श्योर पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर इंस्टेंस, कुछ और यूनिवर्सिटीज में दे आर टीचिंग AI इन सप्लीमेंटेशन फॉर इंस्टेंस मीडिया, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक मीडिया डिपार्टमेंट से यूजुअली होता है यूनिवर्सिटीज में, तो मैंने देखा है कि मीडिया डिपार्टमेंट उसमें इंटरेस्टेड है। पर देखिए, फिर वही बात है ना कि आप उसको कर कैसे, या तो आप उसको एक सप्लीमेंटेशन के तौर पे कर रहे हैं या आप उसको फाउंडेशन के तौर पे कर रहे हैं। मेरा मानना यह है बहुत स्ट्रांगली कि उसको फाउंडेशन के तौर पे करना है, जो अभी हमने बात की। अच्छा, अब दूसरी आपने बात जो की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि AI एज अ स्किल, वो तो ठीक है, बट AI एज अ फाउंडेशनल कोर्स लेट्स से, या AI एज द प्राइमरी कोर्स, आई एम सॉरी, वो हम करें, वो भी बहुत जरूरी। अब देखिए, इस वक्त हमारे यहाँ जो दौड़ लगी हुई है वो उन सारी चीजों की लगी, और ये मैं पाकिस्तान में दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन बात है, मतलब जो इस वक्त दुनिया में दौड़ लगी हुई है वो सारी उन चीजों की लगी हुई है जो कि AI को इनेबल करते हैं। मसलन आपकी जो मेन पॉलिटिक्स है वो इस वक्त फ्यूल पे, तो या जो जिसको हम ऑयल कहते हैं उस पर तो चल रही है, लेकिन एक और चीज पे चल रही है जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और वो रेयर अर्थ मिनरल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो माइक्रोचिप्स में इस्तेमाल होते हैं। जो चिप पॉलिटिक्स कोट एंड कोट है वो इसलिए चलती है क्योंकि AI के को बनाने के लिए किसके पास ज्यादा माइक्रोचिप्स हैं, किसके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं। जो चाइना और ताइवान का और जो US का और बाकियों का, ये जो सारे मामला पॉलिटिक्स हैं, इसके पीछे अगर मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो एक्चुअली माइक्रोचिप्स होती हैं ज्यादातर, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो इनेबल करती हैं अब का नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि AI से रिलेटेड है। अच्छा, उसमें जो एक और बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स का है, यानी कि वो लोग जो कि उस AI इंफ्रास्ट्रक्चर में फिट हो सकते हैं एज ह्यूमन रिसोर्स ना। अब ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरा सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान में इतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ग्लोबली जाके compete कर सकें, स्पेसिफिकली उनके साथ जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन वंस अगेन, मैं आई वांट टू लीव इट ओपन फॉर एवरीबॉडी। बट अगर हम वो नहीं करें, दूसरा सवाल ये है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो what is the future that we are making for ourselves? Absolutely, I so agree with that। और ये क्वेश्चन आई थिंक कि हम सब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इसका आंसर जानते हैं असद, बिकॉज हमने यहाँ पर बहुत सारे अपने सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाकर हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी चैलेंजिंग लगती हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं या कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। सो AI इज़ वन ऑफ देम। दुनिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे, बहुत तेज़ी से एक्सेल कर रही है, बट हमारी जो स्पीड है, क्योंकि अगर हम अभी इसको अपने स्कूल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि आइंदा चंद सालों में हम इसको एज अ स्किल अपने यूनिवर्सिटी गोइंग या हमारे प्रोफेशनल करियर्स में लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट? हाँ, देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज में भी इस्तेमाल हो रही है, इस पे काम भी, आई एम नॉट सेइंग कि काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। मसलन मैं विदाउट नेमिंग एनी वन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है AI पे, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप्स करके अपने LLMs भी बना रहे हैं एंड व्हाट नॉट। सो मेरा कंसर्न ये नहीं है कि नहीं काम नहीं हो रहा, मेरा कंसर्न ये है कि उस स्केल पे शायद नहीं हो पा रहा जिस स्केल पे होना चाहिए कि हम compete कर सकें with the other, specifically the neighboring countries, because उनकी स्केल हमसे बहुत बड़ी। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमने फिट होना है तो हमें वो जो जिस स्केल पे अभी काम हो रहा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और वो अगर हम बढ़ाने की तरफ नहीं जाएंगे अरमला तो फिर हमारा बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है, बिकॉज हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बन रहे। तो अभी जो काम हो रहा है पॉकेट्स में वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, उससे हमें ये नजर आता है कि हमारे पास वो स्किल भी है पाकिस्तान में और वो टैलेंट भी है, जो कि मजीद हमें, मुझे लगता है, उस पोजीशन में डालता है जहां पे हम अंडर प्रेशर आएंगे। बिकॉज अगर ये सब होने के बावजूद भी हम अपनी स्केल नहीं बढ़ा सकते तो फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड असद, आई रियली वांट कि हम जिन रिफॉर्म्स का या जिस फाउंडेशनल एजुकेशन का जिक्र कर रहे हैं, आई बिलीव कुछ ऐसी सजेशंस जो आप मेरे प्लेटफॉर्म से, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन?
देखिए, सबसे पहले तो हमें जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उनको एलएलएम के ऑपरेशंस पढ़ाने चाहिए कि एआई सिस्टम्स होते क्या है, वो किस तरह काम करते हैं। मुझे लगता है ये वो सबसे बड़ा एक डार्क काइंड ऑफ एरिया है फॉर चिल्ड्रन, कि उनको ये समझना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी से हम उनको इंटरफेस कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। बिकॉज एलएलएम्स, और वंस अगेन ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके देखने वालों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एलएलएम्स अलाउ करते हैं या चैट जीपीटी जैसे टूल्स अलाउ करते हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि वो जो क्रिटिकल एजुकेशन है या क्रिटिकल नॉलेज है वो चैट जीपीटी से तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो जो द आइडिया ऑफ दैट क्रिटिकल कन्वर्सेशन जो कि एक इंसान के साथ बात करने से आता है, वो चैट जीपीटी से नहीं मिलेगा। क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा एक फॉर्म ऑफ वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। वो आपके बच्चे को कभी ये नहीं कहेगा कि आप गलत हैं या आप सही कर रहे हैं या गलत। वो हमेशा उससे एग्री करने की, आप वो जो बात करेंगे उसी पे बिल्ड करने की कोशिश करेगा। आपको याद है जिस तरह हमने पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में एग्जांपल ली थी कि इंडियंस ये कह रहे थे कि जहाज गिर गए बट नॉट पाकिस्तान, तो वो चैट जीपीटी से आप पूछेंगे तो वो, अगर उससे आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं, तो वो कहेगा कि हाँ पाकिस्तान के जहाज गिरे। उससे आप ये कहेंगे कि नहीं गिरे, तो वो कहेगा हाँ नहीं गिरे। तो ये वाला जो जो क्रिटिकल कन्वर्सेशन है वो एलएलएम्स नहीं कर सकते। और इसकी वजह से जो बच्चों के फॉर्म, स्पेसिफिकली उन बच्चों के जो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वैलिडेशंस को लेते हुए विद द रियल वर्ल्ड, वो बहुत चेंज हो जाती हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो मतलब आपको पता है ऐसा नहीं होता, राइट। तो फिर जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, अपने पीएस से बात करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नो रीजन, चैट जीपीटी तो मुझसे एग्री, तो वो अपने आप को शट डाउन करके कुछ थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि हाँ चैट जीपीटी इज माय फ्रेंड बिकॉज ही डजंट डिसएग्री विद। तो दैट आइडिया ऑफ रियल वर्ल्ड वर्सेस एलएलएम्स बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज जो कि क्रिटिकल एजुकेशन दी जा सकती है बच्चों को इन टर्म्स ऑफ टीचिंग देम कि एलएलएम्स किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया आपका। असद बेग हमारे साथ मौजूद थे जी। एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई की इंक्लूजन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अपने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गोल्स को सेट करना पड़ेगा कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो लॉन्गर रन में उनको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ भी लेकर जाए, और इसकी इंक्लूजन स्किल बेस्ड एजुकेशन के तौर पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। तालीम या रोज़गार के लिए जो बैरून मुल्क जाने का ख्वाब आजकल हज़ारों पाकिस्तानी उनकी नौजवानों की आंखों में होता है, मगर इस ख्वाब की तकमील के रास्ते में सबसे अहम और सबसे जो कह ले पहला मरहला होता है वो आइल्स का इम्तिहान है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसका नाम सुनते ही कई अफराद हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से अपने ही इम्कानात को समहाउ लिमिटेड कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में आइल्स कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड है जो कि ये जांचता है कि कोई भी फ़र्द इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो अंग्रेज़ी ज़बान को किस हद तक मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये है कि आइल्स मुश्किल है या आसान, लेकिन असल सवाल ये है कि आइल्स है क्या, इसका मकसद क्या है और इसे समझकर कैसे क्लियर किया जा सकता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। सर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा हमने कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कोई प्रोफेशनल स्पेस में जाना है, बट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइल्स का, जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कैसे होगा। हमें ज़रा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आइल्स है क्या, पर्पस क्या है इसका। जी, बुनियादी तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आइल्स को मैं समझता हूँ ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। ओके। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो ये कहते कि जब आपने हमारे यहाँ आना है और 400 लोगों में बैठ के एक अंग्रेज़ को दूर से खड़े होकर सुनना है, आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं, आपको उसकी समझ आएगी तो आप कोई बात कर सकोगे ना। तो उसके लिए वो कहते हैं आपको लिसनिंग अपनी इंप्रूव करके आनी चाहिए, और उसका वो टेस्ट बना दिया उन्होंने इस तरह से, और वो इतना शानदार टेस्ट है। आप देखिए उसमें बताया गया अगर आपको रास्ते में किसी ने पुलिस ने रोक लिया है तो आपको उसके साथ जो गुफ्तगू होगी आपको वो समझ आनी चाहिए। आपको कोई इमरजेंसी होगी, आपने कॉल किया किसी को, आपको वो समझ आनी चाहिए। ये तमाम तर मामला जो रोज़मर्रा के हैं उसी के ऊपर वो टेस्ट बना हो जो लिसनिंग वाला उसके से, जो कि चारों स्किल्स हैं। अब वो हमें अजाब इसलिए लगते हैं, देखिए हम तो पहले वैसे किसी की नहीं सुनते और फिर हमें 30 मिनट के लिए अंग्रेज़ को सुनना पड़े जिसकी हमें समझ ही नहीं आ रही। तो ये दूसरी, ये जुगाड़ियों के हाथ जब कोई चीज़ आ जाती है वो ज़ाहिर उसको खौफ, देखिए हमारी ज़िंदगी में ना ये हम खौफ बेच सकते हैं या ख्वाब बेच सकते हैं, तो वो खौफ ख़ास तौर पर इसके साथ जोड़ दिया गया है।
दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो रीडिंग का इसका है हिस्सा जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं और आपको उसको पढ़ के जवाब देना होता है, और हम तो है ना ब्रैकेट लगाने वाली कौम, एक जैसे लफ्ज़ सवाल में मिल गए, एक जैसे जवाब में मिल गए, हमने ब्रैकेट लगा के काम चला लिया। हमारे यहाँ तफ़हीम का और तलखीस का जो सवाल होता था, कॉम्प्रिहेंशन का, उसके जवाबात भी हम रट लिया करते थे। अब यहाँ पर सवालात में जो लफ्ज़ होते हैं वो और होते हैं और जो जवाबात में लफ्ज़ होते हैं वो और होते हैं। अब वो तालमेल हमसे लग ही नहीं रहा होता, जो कि पूरी ज़िंदगी हमने तो वो किया नहीं, इसलिए वो हमें लगता है ये मुश्किल है। राइटिंग में आपको पहली दफ़ा अपने से कुछ लिखना होता है, जो कि पूरे तालीमी निज़ाम में तो आपका किसी का लिखा हुआ मुंतकिल करके आते हैं, तो वहाँ जब आपको खुद से लिखना पड़ता है वहाँ जाकर आप उसको प्रॉब्लम आती है। फिर स्पीकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, हम पूरी ज़िंदगी हमने स्पीकिंग की ही नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में उस तर्ज पर। वो जब हम वहाँ पर जाते हैं वो भी वही सवाल होते हैं कि कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। खाना वाना आपको कौन सा पसंद है, लेकिन उसको हवा बना के पेश कर दिया है। और अर्मिला जी, मैं आपको और बड़ी मज़ेदार बात इसमें बताऊं कि हमारे यहाँ जो चीज़ एक बरस से कराई जा रही है वो है रीडिंग और राइटिंग। हमारा पूरा निज़ाम इसी पर है। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरा पाकिस्तान से बाहर बैठा है जो मुझसे करके गया। हम लोगों ने 1992 में पढ़ाना शुरू किया और 88 में आइल्स मुतारिफ हुआ था, यानी हम इतने पुराने आइल्स को लेकर। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों से कहते हैं यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिनके 10 दिनों में 8 बैंड्स आए हैं, 7 बैंड्स आए हैं। इसका मतलब इम्कानात के जहान में रहते हैं और ये मुमकिन है और ऐसा आ सकता है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, जो हमारे पास लोग आते हैं वो मेहनत उस तर्ज की नहीं करना चाहते। वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी टिप्स टेक्निक्स हमें दे दें आप कि बस हम वो करके किस तरह जुगाड़ लगा लें, तुक्का लगा लें, ये हो जाए। ऐसे नहीं होता। और आइल्स और अर्मिला जी ज़िंदगी बदल देता है, खुदा जानता है इसको, अगर आप वाक़यतन उसको करके जाते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UAE गए, चूँकि उन्हें आइल्स अच्छा पढ़ के किया हुआ था, अच्छी नौकरियाँ मिल गई उनको, चूँकि उनको काम आता था। इस तरह वो लोग जो यहाँ से किस तरह मैनेज करके गए हुए होते हैं, वो फिर जब वहाँ पर जाते हैं, होते हुए MA MPhil हैं, वो लगा वहाँ पर पेड़े रहे होते हैं, रोटियां बना रहे होते हैं या कहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो आइल्स नेमत है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बड़े यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, चूँकि इतने बरस हो गए ये काम करते हुए, कोई भी शख्स 10, 15, 20 दिन, महीने के अंदर इसको कर सकता है अगर वो करना चाहे, करने की गरज से। अगर वो बचने की गरज से करना चाहे तो फिर तो ज़िंदगी भर लगा रहे, नहीं मुमकिन। अच्छा, आइल्स अब हमने देखा है कि जैसे आपने खुद भी बात की कि ये अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़कर जाएंगे तो आप बेहतर तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को वेल कर सकते हैं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, आई बिलीव कुछ आइल्स को प्रेफर करते हैं, कुछ के और क्राइटेरियाज होते हैं। आपके इतने लंबे जर्नी में आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं अगर आप आइल्स करके जा रहे हैं, और वहाँ पे एडवांटेजेस भी उतने ज़्यादा? देखिए, UK है, USA है, आयरलैंड है, इस तरह के ममालिक में आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ तक यूरोप का है, तो यूरोप में जो कि ज़बान, ये आइल्स तो वो भी ले लेते हैं, लेकिन ज़बान ये वहाँ उस तरह से नहीं इस्तेमाल होती, तो वहाँ पर आपके लिए जहाँ अंग्रेज़ी समझाई जाती है, वहाँ चाहे आइल्स को ले लें, टोफल को ले लें, PTE को ले लें, लैंग्वेज स्टडी, जितने भी कोर्सेज आए वो आपके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन आइल्स को वैलिडेट हम इसलिए कहते हैं कि उसकी ज़्यादा वैलिडेशन है, उसकी वजह कि आज तक आइल्स को लेकर हमें उस तरह के मसाइल हमारे सामने नहीं आए जिस तरह बाकी टेस्ट को लेकर आते कि कहीं कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर आप किसी को अपने मुतालिक 2 जुमलों या 4 जुमलों में बता नहीं सकते, तो उसका मतलब आपको अंग्रेज़ी नहीं आती ना। उसी चीज़ को जाकर वो तैयार कराते हैं आपका आइल्स, आपको राय देना सिखाता है। देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, कि हमारे निज़ाम तालीम में कहीं है कि आपको राय देना सिखाया जा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे इख्तलाफ राय तो सबके यहाँ होता है, वो तो हुस्न होता है। हमारे इख्तलाफ या तर्ज इख्तलाफ राय के ऊपर होता है कि आप किस तर्ज पर अपनी बात को पेश कर रहे हैं। तो आप जब उसको सीखेंगे उसके ज़रिए तो आपको अंदाज़ा होगा। इस तरह जो पैराग्राफ राइटिंग जब हम लोगों को सिखाते, उसका ज़िंदगी में बड़ा किरदार है। अभी आपने मेरे तारुफ में रिलेशनशिप कोचिंग का कहा, मैं पैराग्राफ के ज़रिए रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ कि आपको इतना अच्छा पैराग्राफ बताते हैं कि बात को पेश कैसे करते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ उस तर्ज पर अपने, तो मैं तो ये कई दफ़ा ऐसा हुआ अर्मिला जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, चूँकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, तो मैं आइल्स पढ़ा तो रिलेशनशिप कोचिंग की बातें साथ साथ करता रहता हूँ। और ज़्यादातर तो ख़ातीन करने के लिए आती हैं ना, चूँकि उनके हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं हम डिपेंडेंट होंगे तुम्हारे ऊपर, तुम इंडिपेंडेंट होगी और तुम जाकर क्या करोगी, वहाँ पढ़ाई करोगी और हम कमाते रहेंगे। तो वो जो खातीन आती हैं तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सास से बच के आना, पढ़ना, अभी बताना भी ननद को कि हम लोग इस तरह को प्लानिंग कर रहे हैं वगैरह, ये सारे होते हैं। उन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी वो वाली कोचिंग करें और उन्हें बताते कि आप अगर समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो फिर तो आप समझदार हो जाएंगे, और अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए पढ़ रहे हैं फिर ज़ाहिर आप समझदार तो नहीं होंगे, कर तो शायद ले आप कर तो लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स
इसका जो सक्सेस रेशो हम कह लें, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि अच्छे लेवल के ऊपर बाहर जाकर अपॉर्चुनिटी वेल करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं लोग? क्या जब आपके पास आते भी हैं आइल्स करने, उनको आइडिया होता है या वो बिल्कुल क्लूलेस आते हैं कि आइल्स कर लेंगे और देखा जाएगा कि क्या करना है, या नहीं उनके दिमाग में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि जी हम आइल्स क्लियर करेंगे, इस प्रोसेस के बाद हम यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यही सबसे बड़ा इशू है। कंसल्टेंट्स भी सीख रहे हैं और कंसल्टेंट कोशिश करते कि हम किस तरह मैनेज करें और आइल्स भी अपने हाथ से करा लें। अब आइल्स तो उस्ताद का काम है, कंसल्टेंट का नहीं। दूसरी बात, पढ़े लिखे आदमी को कंसल्टेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद अपना प्रोसेस कर सकते। लेकिन पढ़ा लिखा हो तो वो चूँकि पढ़े लिखे नहीं है, देखिए एक बंदा आइल्स कर रहा है, वो रोज़ पैसेजेस पढ़ रहे, 2100 से 2700 के दरमियान लफ्ज़ है, वो रोज़ पढ़ रहे हैं 3 पैसेजेस। वो क्यों नहीं वेबसाइट्स पढ़ता, वो क्यों नहीं ढूंढता, वो अपना रास्ता क्यों नहीं बनाता? वो नहीं बनाते। क्योंकि मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, ये जितने यहाँ से पढ़ने जा रहे होते हैं, ये तो उनके हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं ना, अपने हिसाब से तो ये सेट होने जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जिसका मकसद ही वो नहीं है, जो मकसद होगा तो वो तो फिर कहेगा किस न किस तरह से मैनेज हो जाए। फिर ये जो कागजात चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं 2 नंबरियां कर जाते हैं और उसकी वजह से मुस्तकबिल इनका दाव पे लग जाता है। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी चेकलिस्ट मौजूद है, हर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब वहाँ जाएँ, पढ़ें, उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, आइल्स का स्कोर लें। तो यूनिवर्सिटी बता रही है कि 5.5 चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, वो कर सकते। मैं अभी इस वक्त UAE में वो 5-7 डॉक्टर्स उनको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अब उन्हें 7 चाहिए, वो बड़ा क्लियर पाथ है उनके पास, क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे उन्हें पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ वाले को तो मशवरे को और दे रहा होता है ना, और मशवरा वो दे रहा है जो स्टेक होल्डर नहीं है। बिल्कुल जनाब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है, या प्रोफेशनल लोग जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं? मैं सेटल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो हम समहाउ एक वे आउट ढूंढ रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल स्पेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी आइल्स इंपॉर्टेंट है तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाद में? जी, 2 किस्म की बात इसमें। जो बाहर तो जाते जॉब के लिए, जब बाहर जाते रहने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वो आइल्स ही का एक और है जिसमें GT जिसको बोलते हैं, वो एकेडमिक होता है उनके लिए, GT होता है इनके लिए, वो GT करके जाते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक सेटल होने की बात है पाकिस्तान के अंदर या कहीं, हम लोगों को कहते हैं ESP मेरा कोर्स बना हुआ है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के नाम से। उसमें मैंने को 85 कोर्सेज बनाए हैं। जैसे डॉक्टर की अंग्रेजी और होती है, आप लोग एंकर्स की अंग्रेजी और होती है, लॉयर्स की अंग्रेजी और होती है, हर एक की अपनी अपनी अंग्रेजी होती है। तो प्रोफेशनल्स को हम कहते हैं कि आइल्स तो आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है या उस इदारे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ESP में आती है। तो आप वो काम करने के साथ साथ अगर ये भी कर ले, देखिए कम्युनिकेशन ही तो सब कुछ होती है अर्मिला जी। I agree, बिल्कुल आप देखिए, आप यहाँ जिस जगह पर बैठे हैं कम्युनिकेशन के बलबूते पे बैठिए ना। अगर आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकते, आप इस सीट पे बैठ ही नहीं सकते। तो इस तरह आप कहीं भी जाते हैं, आपके लफ्ज़ों से, आपके लहजों से आपकी एहतराम और इज्जत बनती है ना। तो इसके एतबार से तो इस बात को समझना चाहिए। बाकी मुल्क किसी में भी आप चले जाएं, बहुत से ऐसे लोग जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया UAE में या सऊदी अरब में गए हैं, उनकी अंग्रेज़ी ठीक थी, वो आगे से बढ़ते चले गए। और अंग्रेज़ी भी वो वाली ठीक होनी ज़रूरी है जो उनके शोबे से मुताल्लिक है। ये नहीं कि अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा आज तक फ्रेंड अली, फातिमा, आयशा, अहमद के अलावा नहीं हो सकता। अब आप खुद इस पे गौर कीजिए ना। और हमारे उस दोस्त के अंदर वो सारी खूबियां होती थी जो हमारे किसी दोस्त में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम रट के मुंतकिल करके आ जाते थे। हमने रट्टा सिस्टम ही तो किया है, हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही इस पे बेस करता है। और रट्टे का मतलब ये होता है कि आपको कहीं समझ ना आ जाए और आप एक वर्ड भूले, आप बिल्कुल क्लूलेस हैं, बिल्कुल क्लूलेस आप हो जाते। तो वो वाले लोग जब यहाँ पर आते हैं, और एक और आपसे अर्ज करूँ, मैं उस वक्त आपसे अर्ज करने का, MPhil के बच्चे अगर आके बैठे हैं और वो पेपर दे रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उधर से FA का बच्चा बैठा है। अब रीडिंग टेस्ट का जब रिजल्ट आया है, अब MPhil वाले के 16 ठीक है और FA वाले के अगर 10 ठीक हैं, तो नितर के आ गया निज़ाम तालीम कि कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पर खड़ी है। और दूसरा, जो बरस से आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप फेल हो रहे हैं, और जो आप कर ही नहीं रहे, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, उसमें आप पास हो रहे हैं। ये और निज़ाम तालीम सामने आपके आ जाता है। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जब क्लासेस ले रहे होते हैं, हमने कहते हैं कि आप लोगों को, जिनको कुछ नहीं आता, वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं और जिनको कुछ आता है, उनके लिए हमारे ये कैमरे वाले दोस्त खड़े, मुझे 1 महीना दें, आप इनकी अंग्रेजी सुन लें।
बात सिर्फ ये है कि जिसको पढ़ाना आता है, सिखाना आता है, वो कुछ भी सिखा सकता है। बिल्कुल। और जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, जो कि पढ़ा लिखा तो अपनी साइंस लड़ाता है ना। बिल्कुल, और उसमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि जी मैं तो ये पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सब पता है। हमारे जो सब पता होने वाला हिसाब है ना, ये कहीं ना कहीं मरवाता है। लेकिन ये जब किसी के सामने जाते हैं फिर इन्हें लग पता जाता है, ये जो कहते हैं ना मुझे सब पता है। इवन मैं जो अपने प्रोफेशन में इजाज़त से बात करूंगी, नॉर्मली होता है कि क्या काम है आपका, आपने तो कैमरे के आगे खड़े होके बोलना ही है बैठ के। मैं कहती हूँ आप 5 मिनट बैठे, आपको पता लगेगा कैमरा फेयर होता क्या है। बिकॉज आई थिंक कि अभी तक हमें इतने साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, बट स्टिल वी गेट स्केयर्ड व्हेनेवर वी आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहना चाहें, लोगों को मैसेज देना चाहें जो आइल्स करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, कुछ भी? मैं उनसे सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि खुदारा पढ़ के करें, खुदारा पढ़ के करें, मत करें जो आजकल चल रहा है। बस इतनी बात मैं करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ मौजूद थे जी। आइल्स कोई हवा चीज़ नहीं है। आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ आगे जाके करना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो आइल्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है जो समहा आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटी सीख करने में बड़ी हेल्प करती है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हम आपकी हेल्थ से मुतालिक हम कुछ बात करेंगे। ओबेसिटी अब सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं है, बल्कि समहाउ डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, आपकी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हों या आपके जोड़ों का दर्द हो, जिससे संगीन बीमारियों की बुनियादी वजह भी बन चुका है। ऐसे में जब डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी अद्वियात समहाउ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, तो बैरियाट्रिक सर्जरी को वज़न कम करने के लिए अब एक मौसर मेडिकल सोल्यूशन के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। ये सर्जरी जी आपके जो हाजमे का सिस्टम है उसके अंदर मखसूस तब्दीलियाँ लाकर या तो खाने की मिकदार महदूद करती है या आपकी फ़ैट और कैलोरीज़ को एब्जॉर्ब करने को के हवाले से हेल्प करती है। और बाज़ सूरतों में दोनों तरीके एक साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि डॉक्टर आपकी रिकमेंडेशन क्या करता है, कि हर शख्स के लिए जो ओबीस है उसके लिए मौसर है या कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए एक मेडिकल सोल्यूशन के तौर के ऊपर इसको देखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर जावेद शाकिर मौजूद हैं, डीन ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हमें ज़रा बताइएगा बेसिकली कि पहले तो ये ओबेसिटी हमने हमेशा सुना है कि बहुत सारी बीमारियों की तरफ लीड करती है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, और फिर ये जो हम बैरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं किन लोगों में ये मौजू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको और आपकी टीम को कि जिन्होंने अपने इस कमर्शियल दौर में कीमती टाइम में से वक्त निकाल के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। तो दूसरा शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस अहम मौजू के ऊपर बात करूं जिसमें आवाम का फ़ायदा है, पब्लिक का फ़ायदा है। तो नॉर्मली मोटापा जो है लोग इसको सेहतमंद बंदा समझते हैं जबकि मोटापा सेहत नहीं है। तो ये एक बीमारी है जो बहुत सारी और भी बीमारियों की जड़ है। तो मोटापे में जो ज़्यादा ओवरवेट लोग हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट होता है, और जो ज़्यादा ओवरवेट लोग होते हैं उनमें यही वज़न उनके घुटनों को ख़राब करता है, रीढ़ की हड्डी को ख़राब करता है। और मोटापे के साथ लोगों को ज़्यादा ब्लड प्रेशर जल्दी एज में, यंग एज में आ जाता है, जो जिनका वेट ज़्यादा होता है, और शुगर की बीमारी जल्दी आती है और हार्ट अटैक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए अपने वज़न को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए प्राइमरी तो ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर रेगुलर, नॉर्मल और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उस डाइट के साथ साथ कोई लिटिल बिट एक्सरसाइज जो है वो हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा होना चाहिए ताकि हमारा वेट जो है वो ज़्यादा ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो जब ये वज़न ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ मराहिल हैं जिसमें से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर साहब मराहिल को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली देखें, उसमें हम सबसे पहले तो यही कहते हैं कि अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी डाइट के तौर पर लें और एक्सरसाइज को मामूल का हिस्सा बनाएं। आधा घंटा अगर डेली अपनी 24 घंटे में से निकाल लें अपने लिए, जिसमें ब्रिस्क वॉक हो सकती है, बाकी छोटी मोटी एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा वेट शीट लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपने कैलोरीज़ को बर्न करना होता है, तो उससे आपका अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिसिन और सर्जरी ये उस वक्त हम रिकमेंड करते हैं जब नॉर्मल लाइफ के अंदर
नॉर्मल तरीके से और डाइट इम्प्रूव करके और साथ एक्सरसाइज करके वज़न कम जिनका ना हो रहा हो, उनके लिए फिर हम जो है वो आगे फर्दर मेडिसिन या सर्जरी रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है बेसिकली? हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन वो लोग जो अपना वज़न नहीं कम कर पाते, वो वज़न डाइट की वजह से है या कुछ बॉडी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वज़न उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, हालांकि वो डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी उनका वेट काबू नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी में हमारा जो मैदा है, स्टमक जिसको कहते हैं, उसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर 2 लीटर एक टाइम के अंदर खाने की, और उसमें से जो उसका बड़ा बॉर्डर होता है उसमें स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं जिनकी वजह से भूख भी लगती है और जिनकी वजह से वेट भी गेन होता है। और आगे छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत में से हार्मोन्स निकलते हैं जो वेट बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। तो इस बैरिएट्रिक सर्जरी में मैदे का हम साइज छोटा कर देते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है कि डाइट कम करनी है बंदे की, कम करने के लिए स्टमक का साइज छोटा करना पड़ता है। तो एक तो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक को एक ट्यूब की शक्ल दे देते हैं और स्टमक की कैपेसिटी सिर्फ 150 से 200 ml की रह जाती है, और बाकी सारा स्टमक जो है वो उसका उतार देते हैं। स्टेपल लगते हैं स्पेशल, और ये लेप्रोस्कोप के साथ होता है, कोई पेट को काटना कूटना नहीं पड़ता। छोटे छोटे सुराख करते हैं, बटन होल 5-6 सुराख करते हैं, उसी में से कैमरे के साथ अंदर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, और स्टमक का साइज जब छोटा हो जाए तो इनटेक हमारी कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। और जो उसमें से हार्मोन निकलते हैं जिससे भूख लगती है, अर्ज जाती है ज़्यादा, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो भूख लगती नहीं है, सामने भी खाना पड़ा हो तो खाने को दिल नहीं करता है। एक तो यह है कि इसमें हम स्टमक छोटा कर देते हैं, इसको डाइट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि आपने डाइट ही कम कर दी है। जब डाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इनटेक कम हो जाएगी, तो जो बॉडी की फैट है फिर वो यूज़ होगी हमारी एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे जिस्म ने जो एनर्जी चाहिए, हम सांस भी लेते हैं, एनर्जी चाहिए, हार्ट बीट के लिए एनर्जी चाहिए, वॉक के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए फिर ग्लूकोज नहीं मिलता है क्योंकि डाइट कम है। जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो फिर बॉडी की जो फैट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू होती है और फैट बर्न होना शुरू हो जाती है, तो जिससे वजन कम होना शुरू हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर साहब, ये किन पेशेंट्स में सूटेबल होती है? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये पॉसिबल नहीं है करना? दोनों सूरतें बताइए। देखिए, इसमें कोई भी ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। यंग एज से लेकर 60 प्लस तक ये किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, या किसी को पहले ही कोई फालिज वगैरह हुआ है, उसमें नहीं करते। लेकिन बीपी ज़्यादा है, येस वी कैन कंट्रोल इट। शुगर ज़्यादा है, येस वी कैन कंट्रोल इट। तो कोई भी ऐसी स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जिसमें हो ही नहीं सकता, एक्सेप्ट के स्टमक की कुछ डिजीज़ हैं जिसमें खाना पीना हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर को आता है खुराक की नाली में, उनमें ये अवॉइड करना चाहिए, वरना वो कंडीशन वर्स हो जाती है। अदरवाइज इसमें कोई स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो ये जिसका भी वज़न ज़्यादा है, अगर वो डाइट के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो उनमें ये किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेफ़ कितनी है? और इसके बाद जो पोस्ट सर्जरी अगर आपने एहतियात की है, ज़रा डाइट, स्टमक का साइज़ छोटा हो गया है, डाइट भी आपकी कम हो गई है, एपेटाइट कम हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एनर्जी और सारी चीज़ें तो उस तरह से रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस होती है? देखिए, इसमें जब स्टमक छोटा कर देते हैं तो फिर स्पेशल किस्म की डाइट इनिशियली तो पहले शुरू के दिनों में लिक्विड डाइट पर रखना पड़ता है, और वो भी एनर्जी वाली, जिसमें हम नॉर्मली वाटर और जूसेस, फ्रेश जूसेस, ये डब्बे वाले चीनी वाले जूस नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो ग्लूकोज हमें अवॉइड करनी होती है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमारी, ये बिल्कुल अवॉइड करनी होती हैं। कार्बोनेटेड वाटर इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि वो पेशेंट को नहीं लेना। और हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, शुरू में थोड़ा कम खाया जाता है, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे बंदा आ जाता है, जितने वो पहले खाता था उसी तरीके से डाइट, हर चीज़ वो खा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रोटी खा सकता है, चावल खा सकता है, चिकन खा सकता है, फिश खा सकता है, फ्रूट ले सकता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हेल्दी डाइट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब स्टमक छोटा हो गया, और दूसरा ऑपरेशन जिनका बहुत ही ज़्यादा वजन हो, उसमें हम गैस्ट्रिक बाईपास भी करते हैं, कि बहुत सारी जो अंतड़ी है वो फिर काम में नहीं आती। डाइट स्टमक छोटा कर दिया, उससे डाइट डायरेक्ट छोटी आंत को आगे चली जाती है, बीच वाला बहुत सारा पोर्शन मिस कर देती है, तो फिर वो खाया पिया उतना एब्जॉर्ब नहीं होता। तो बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारी अंतड़ी के पहले पोर्शन में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते। तो उसके लिए फिर रेगुलर जो है विटामिन्स वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो फूड हम नेचुरल खाते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं। हर किसी को विटामिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पोर्शन है अंतड़ी का अब जो बाईपास हो रहा है,
तो वो विटामिन वहाँ पे एब्जॉर्ब होने होते हैं, फूड डाइजेस्ट होगी तो विटामिन एब्जॉर्ब होंगे। तो डॉक्टर साहब अक्सर लोग बहुत डरते भी हैं और डराते भी हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये सर्जरी, क्या ऐसा होता है या नहीं? इज इट टोटली सेफ? अगर ये किसी आप अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं तो इट्स टोटली सेफ? देखिए, टोटली सेफ इज नथिंग इन द वर्ल्ड। आप गाड़ी Yeah. लेके बाहर निकलते हैं तो 1% पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई टायर पंक्चर हो सकता है। तो सेम इज विद द सर्जरी, एवरी काइंड ऑफ सर्जरी। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेजर सर्जरी है, लेकिन इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन चांसेस इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। अगर आप एक क्वालिफाइड बंदे से कराते हैं, अच्छे सेंटर में कराते हैं, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? स्टमक काटना है, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये चीज़ें सारी कंट्रोलेबल है। तो ये भी लेस देन 1% पॉसिबिलिटी होती है किसी को कोई ऐसी इंजरी होगी। हाँ, जिन पेशेंट को हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक्स हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि जो भी क्लिनिशियन है वो पहले इन चीज़ों को मैनेज करे, कंट्रोल करे और फिर ऑपरेट करे। आजकल तो बहुत अच्छा एनेस्थीसिया आ गया है, बहुत अच्छी जो है वो गैजेट्स आ गए हैं हमारे पास कि जिसमें ऑलमोस्ट इट इज़ 99.9% सेफ, वी कैन डू इट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि जाहिर है अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे आपकी एपेटाइट कम हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोसीजर्स करा लेते हैं, फिर हमने ओजेम्पिक का इस्तेमाल देखा, मैं नाम भी ले रही हूँ मेडिसिन का, बिकॉज वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ के लिए और हमने उसको इस चीज़ पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अवेयरनेस की कमी भी हो सकती है, या लोगों को एक शॉर्टकट भी मिल गया है कि हम अपने आप को पतला कर लें या अपनी बाकी लाइफस्टाइल पे फोकस ना करें। इन चीज़ों को भी ज़रा आप एड्रेस कीजिएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हम सर्जरी सिर्फ उसमें रिकमेंड करते हैं जिसमें जो लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज और मेडिसिन की हेल्प के साथ वेट कम ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ओजेम्पिक आ गई है और भी बहुत सारे ब्रांड्स इसके आगे हैं जो वज़न कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो 10 to 15% वेट कम होता है। मतलब किसी का अगर किसी ने 10 kg वेट करना है, 100 है उसका, तो 90 तक तो आ जाएगा, 85 तक मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन उससे नीचे है ना तो वो नहीं होता। किसी का 150 किलोग्राम वज़न है तो उसको ओजेम्पिक लंबे अरसे के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और वो भी एक अच्छी ड्रग है, एक नई चेंज आई है कि जो वज़न थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बहुत ओवरवेट हैं उसमें फिर हमें ज़्यादा वेट कम करना होता है। तो उतना वेट कम करने के लिए फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ें जो आप ओवरऑल लाइफस्टाइल बेहतर करने से हमारे देखने वालों को सजेस्ट भी कर सकें कि ओबेसिटी कंट्रोल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और सर्जरी तो हम एक उसका लेटर एज में जाके कह रहे हैं या लेटर स्टेज पे कह रहे हैं, उससे पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं लाइफस्टाइल से लेकर एवरीथिंग जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? उसमें देखें, सबसे पहला तो डाइट कंट्रोल है। ये डाइट कंट्रोल जो है ना, ये नहीं है कि हम आके अपनी 18, 20, 30 साल की उम्र में डाइट कंट्रोल करें। ये काम बचपन से शुरू होता है। तो आजकल होता क्या है कि बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ा दिया, आइसक्रीम पकड़ा दी, ठीक है, और हमारे जो भी फंक्शन होते हैं उसमें मिठाइयाँ को खुद खाए ना खाए, डब्बों के डब्बे जो हैं वो तकसीम होते हैं और खाए जाते हैं। तो जो ग्लूकोज है, जो मीठी चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। प्रोटीन इनटेक में कोई हर्ज नहीं है, वो आप फिश है, चिकन है, बीफ है, मटन है, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। और जो चिकनाई है, घी, ऑयल, तेल, मक्खन, ये कम यूज़ करना चाहिए। तो अपनी डाइट के अंदर जो है अच्छी डाइट उसको कहते हैं जो बैलेंस डाइट हो। ग्लूकोज मना नहीं है, रोटी हमने खानी है, रोटी के बगैर हमारा पंजाब तो चलता नहीं एटलीस्ट। तो लेकिन रोटी के साथ आप प्रोटीन इनटेक अच्छी हो और ग्लूकोज आप कम यूज़ करें, और ये ड्रिंक्स कम यूज़ करें, डब्बे वाले जूस कम यूज़ करें। अब कंपनी वाले मेरे पे एतराज़ ना कर दें। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम रोज़ बैठ के ही कहते हैं। और जो चाय यूज़ करते हैं उसमें शुगर कम यूज़ करें। बिल्कुल। और जो घी वाली चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, वो कम यूज़ करें। प्रोटीन लें और लिटिल बिट, कोई 20 मिनट, आधा घंटा रेगुलर एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, जिसको चाहे वॉक ही हो, तो उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो वेट मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद शाकिर, डीन ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। ओबेसिटी और इससे रिलेटेड इशूज़ और किस तरह से किन लोगों को सर्जरी रिकमेंडेड होती है, इस हवाले से डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेहत की आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पहले हमने ओबेसिटी की बात की, अब हम आपकी बोन्स की हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हम अपनी हड्डियों की सेहत को उस वक्त तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक कोई दर्द, खुदा न खास्ता फ्रैक्चर या चलने फिरने में हमें मुश्किल ना आए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात करें ख़वातीन और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, उनमें बोन्स की जो वीकनेस है, कैल्शियम या विटामिन डी की जो कमी है, वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और इनफैक्ट एक बीमारी किसी शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। बैलेंस डाइट हो, आपका लाइफस्टाइल हो, अक्सर लोग समझते हैं कि दवाएं या सप्लीमेंट्स ही वाहिद हल है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं उनकी बुनियाद सही और बैलेंस्ड डाइट है। अब सवाल ये है कि हम रोज़ जो खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, खुराक हमारे अंदर जा रही है, क्या वो वाकई हड्डियों को मजबूत बना सकती है या एक उम्र के बाद हमें इस तरह के चैलेंजेस होंगे और फिर हमें मेडिकल हेल्प चाहिए होगी। आमना अली हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट, एंड उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। आमना वैसे ये तो हमने बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी है, इवन बोन्स हेल्थ के अलावा भी जब तक खुदा ना खास्ता हमें कोई मसला नहीं होता तब तक तो हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, हम अपने सिम्टम्स को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो बोन्स की हेल्थ है, इस पे ज़रा गुफ्तगू का आप आगाज़ करें ना, कि कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत को बेहतर करते हैं। अच्छा, शुरू में उर्मिला आपने बहुत अच्छी बात की थी कि डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत मैटर करता है। हमें भी लगता है कैल्शियम विटामिन डी का बस सुना हुआ है, सप्लीमेंट्स शुरू कर दो, उसकी ज़रूरत हो ना हो, टेस्ट कराने का तो रिवाज ही नहीं है। और आपको पता है विटामिन डी जो है उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है अगर वो एक्सेसिव आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तो टेस्ट अपने लाजमी कराएं, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, आपको साइंस और सिम्टम्स शो कर रही होती है, लेकिन हम अक्सर उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। आजकल अक्सर यंग लोग जो हैं वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, नेक में, शोल्डर में, बैक पेन, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी बोन्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, एंड इट्स अ सिग्नल फॉर यू कि आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें उसके लिए। तो डाइट डेफिनेटली, कैल्शियम, विटामिन डी रिच फूड्स जो हैं वो तो आपने लेने, लेकिन साथ साथ लाइफस्टाइल जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट को लिमिट करना और फिजिकल एक्टिविटी करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी या एशिया में ऐसी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं या इंटरनेशनली भी ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये प्रॉब्लम है कि जो ख़वातीन हैं और जो लेटर एज के लोग हैं उनको बोन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं? जी बिल्कुल, दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अराउंड द ग्लोब है। बाहर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सन एक्सपोजर आपको पता है वहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है विटामिन डी डेफिशिएंसी की। फिर उसके बाद बिजी लाइफस्टाइल, आई थिंक बाहर भी उतना ही है जितना यहाँ हो गया है अब। तो हम अपनी डाइट का उस तरह से ध्यान नहीं रख रहे होते, हमें नहीं पता होता कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी प्रॉपर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब इतनी बिजी रूटीन हो गई कि लोग तो मील्स भी स्किप कर रहे होते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि वो इस तरह भी सोचे कि हम कैल्शियम, विटामिन डी अपनी पूरी करें या नहीं। बट देन वही बात है, जितना टाइमली आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, आपको उतना ही जो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत कॉमन बोन के डिसऑर्डर्स हैं, तो वो आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो आज से ही अपनी डाइट पे ध्यान दें। अच्छा आमना, डाइट के अलावा सप्लीमेंट्स किस कंडीशन में नीडेड होते हैं और किन लोगों को या किस एज से आपको अपनी बोन हेल्थ और क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए जो आपकी बोन हेल्थ को बेहतर करें? सप्लीमेंट्स जो है ना वो द वर्ड इटसेल्फ वो ये है कि आपके अंदर अगर कैल्शियम है या विटामिन डी की कमी है, आप सप्लीमेंट्स लें वो उसको पूरा करेगी। लेकिन अगर एक चीज़ आपकी बॉडी में है ही नहीं, मतलब द फर्स्ट थिंग इज़ योर प्रायोरिटी शुड बी डाइट। आपकी कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट हो, कैल्शियम में आपके पास दूध, दही, डेयरी वाली जितनी चीज़ें, इवन चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट, ये विटामिन डी, कैल्शियम की अच्छी सोर्सेज हैं। आजकल सर्दियां हैं, फ़िश, सामन जो है फ़िश, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एग्स जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें, फिर बादाम, आजकल आप नट्स और सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल में बहुत अच्छी कैल्शियम की सोर्स है वो सेसमी सीड्स, उनका इस्तेमाल करें। तो ये जब आप चीज़ें अपनी डाइट में लेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप सप्लीमेंट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगेन अपने विटामिन डी लेवल्स लाजमी चेक करें, क्योंकि कैल्शियम की टॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन विटामिन डी जो है वो एक्सेसिव अगर हो जाएगी तो फिर टॉक्सिसिटी होगी और उसके भी इफेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो विटामिन डी लेवल्स चेक करने के बाद, किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद फिर आपने सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने। बट अगर डाइट ठीक नहीं है तो सप्लीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है।
ख़वातीन को मसला क्यों होता है ज़्यादा, बोन्स का या जोड़ों का, इस तरह के इश्यूज़? उसमें ये कि एक तो स्पेशली जब मेनोपॉज होता है उस टाइम पे जाके ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जिसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज में। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ आपकी बोन हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो विटामिन डी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एक तो एज के साथ साथ वो हार्मोन की कमी हो रही होती है। फिर आपको पता है कि जिस तरह बेबी डिलीवर करते हैं और उस टाइम पे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में से निकलते हैं, और अगर तब भी आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा और आपकी डेफिशिएंसीज बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही हैं तो इवेंचुअली वो फिर आपकी बोन्स वीक करेंगी। और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, सब फैमिली मेम्बर्स का नाश्ता पूरा और नाश्ते में हर चीज़ पूरी, अपना ध्यान नहीं रखती। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट यही सबसे बड़ी वजह है। अपने खाने पे ध्यान दें, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, इसीलिए जो है आपकी बोन्स जो है फिर वीक नहीं होंगी और फिर स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अच्छा, हमने बड़ा कॉमन सुना है कि फ़लाने का फ्रैक्चर हो गया, इतना बच्चों को में भी इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत मामूली सी बात पे फ्रैक्चर हो जाना, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाना, ये बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं जो हम शायद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये भी तो शायद बोन्स की वीकनेस एक फैक्टर है। डेफिनेटली इंजरीज जो हैं वो दैट इज़ अ बिग कॉज, फ्रैक्चर्स और इस तरह की जो मसले मसाइल है उसका। बट वही बात है कि अगर आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी और आपका लाइफस्टाइल जो है, फिज़िकल एक्टिविटी आजकल बच्चों में भी नहीं रही, हम बड़ों की बात करें लेकिन बच्चे भी जो है उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए हैं, और अगर उनको कह भी दो खेलने का तो वो थोड़ी देर फिज़िकल एक्टिविटी करके उनका इतना स्टेमिना ही नहीं रहा, वो थक जाते हैं। तो आई थिंक फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना, क्योंकि जितनी मूवमेंट रहेगी बोन्स उससे भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जितना आप बैठे रहेंगे बोन्स उससे वीक होंगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर डाइट जो है वो ख़ास तौर पे जितनी शुगर और सॉल्ट और प्रोसेस्ड चीज़ें वो आप लेंगे तो वो कैल्शियम एक्सक्रीशन करती है आपकी बोन्स में से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को लिमिट करें और कैल्शियम विटामिन डी वाली चीज़ें लें और साथ फिज़िकल एक्टिविटी करें। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? आमना, कैमरा इज़ ऑल योर्स। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अपनी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है उस पर जितना अर्ली हो सके फोकस करें, बिकॉज डोंट वेट फॉर योर बॉडी टू गिव यू साइंस एंड सिम्टम्स के अच्छा अब मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब हम डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितना लेट डायग्नोसिस होगा, लेट ट्रीटमेंट होगा तो फिर रिवर्स करना किसी भी मसले को वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सो टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली गाइडेंस लेना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया। आमना अली न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। जी, आपकी बोन्स की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट एंड देन लेटर सप्लीमेंट्स उसमें रोल अदा करते हैं। बहुत सारे लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता उनको कोई ऐसी मेजर इंजरी ना हो या ऐसा कोई सिम्टम ना मिले जिससे उनको अंदाज़ा हो कि अब मामला ख़राब हो गया, तब तक वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। अगर आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल्स दे रही है, आपकी बोन्स आपको कोई सिग्नल्स दे रही है तो उसको रिसीव करें और फौरी तौर के ऊपर आप किसी मेडिकल हेल्प सीख करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेहतर यही होता है कि आप अर्ली एज में या अर्ली स्टेज के ऊपर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, ना कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो। सो आई होप कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।